जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, 5 राज्यों में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। खासकर हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के गढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा की स्थिति इन तीनों ही राज्यों में बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा विद्रोह की स्थिति झेल रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, एमपी में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे को हाशिए पर डालने की कोशिशों के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। और ये तीनों नेता अटल आडवाणी युग के नेता हैं। इन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश तो मोदी शाह की भाजपा कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस जोड़ी ने दूसरे किसी नेता को उभारा भी नहीं है। औसत और दोयम दर्जे के अपने मनपसंद नेताओं को भारी भरकम पद और पोर्टफोलियो और जिम्मेदारियां देने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। और अब इन 3 राज्यों के नतीजे ही तय करेंगे कि मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे या नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी जलील करने की कोशिश हुई। पहली 3 लिस्ट में उनका नाम नहीं था। 5-5 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय नेताओं को उतार दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने तो साफ कह दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछा लेंगे। इसके बाद विद्रोह की आंच तेज हुई तो चौथी लिस्ट में शिवराज समेत उनकी सरकार के सभी 28 मंत्रियों को टिकट देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने बीते 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हाशिए पर डाल के रखा, किनारे करके रखा, लेकिन किसी दूसरे नेता को भी आगे नहीं बढ़ाया। वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नेता भी फिलहाल साइडलाइन चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विपक्ष के नेता नारायण चंदेल का नेतृत्व नया है और उनको पार्टी के भीतर और बाहर पकड़ बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में कमान केंद्रीय नेतृत्व को यानी मोदी जी और शाह जी को खुद संभालनी पड़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में हैं। उनके पास संगठन और चुनाव दोनों की जिम्मेदारियां हैं। आपको याद होगा कि ये वही ओम माथुर हैं जो 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे और उन्होंने तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की क्या गति बनाई थी, ये सबके सामने है। 12-12 विधायकों के टिकट काट दिए गए थे और उसके बाद बीजेपी कैसे 25 सीटों पर आ गई। लेकिन मैं छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश की चर्चा आज करने नहीं आया हूं। मैं चर्चा आज कर रहा हूं अपने राज्य की यानी झारखंड की। पहले तो लोकसभा का चुनाव सामने है और उसके बाद झारखंड विधानसभा का चुनाव है। पहले लोकसभा की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे झारखंड की 14 में से 13 सीटें बीजेपी और आजसू को दे रहा है, लेकिन जो जमीनी हालात हैं उन्हें देखते हुए एनडीए को 13 सीटें मिल जाएं तो यह चमत्कार ही होगा। ऊपर से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के जिस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है, उसे देखते हुए भाजपा के वर्तमान सांसदों के भी पसीने छूटे हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के 11 में से आधा दर्जन सांसद बाहरी हैं और उनमें से भी 5 ऊंची जातियों से आते हैं, जबकि झारखंड में ऊंची जातियों की संख्या बहुत कम है और जितनी भी है उनमें भी बिहार और यूपी के मूल के लोग ज्यादा हैं। तो अब जबकि जाति विमर्श राजनीति के केंद्र में आ गया है, सबसे ज्यादा परेशानी भी भारतीय जनता पार्टी को ही हो रही है। तो इंडिया टुडे सीएनएक्स ने यह सर्वे कहाँ किया, किन लोगों के बीच किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा की खुद जो हालत है उसमें अपने दम पर वह 12 सीटें ला पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। बल्कि भाजपा अभी के हालात में दहाई का आंकड़ा भी छू ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिलहाल झारखंड भाजपा की चादर में इतने छेद हैं कि उन्हें सिलना, उन्हें भरना मुश्किल हो रहा है। 14 साल बीजेपी से बाहर रहने के बाद बाबूलाल मरांडी को भाजपा में लाया गया
उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया और बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आदिवासी कार्ड खेला, आदिवासियों को साधने की कोशिश की। बाबूलाल मरांडी तपे तपाए नेता हैं, अनुभवी हैं, झारखंड भर में उनकी पकड़ और पहचान है और वह अपने दम पर भाजपा की फटी हुई चादर को सिलने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। बेचारे बाबूलाल महीने भर से ज्यादा समय से झारखंड भर में घूम रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभाएं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर की गुटबाजी से निपटना उनको भारी पड़ रहा है। और हालत यह है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक वे अपनी कार्य समिति नहीं बना पाए, अपने पदाधिकारी नहीं बना पाए। उनकी हालत एक ऐसे कप्तान की हो गई है जिनके पास अपनी टीम तक नहीं है, उधार की टीम के कप्तान बने हुए हैं। और कहा जा रहा है कि भाजपा खेमे की आपसी गुटबाजी के कारण बाबूलाल मरांडी अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। रघुवर दास विधानसभा का चुनाव हार गए थे पिछला वाला, लेकिन झारखंड भाजपा के संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ बरकरार है और वे महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करते हैं। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह यूपी से खूब नाम कमा कर आए थे, लेकिन झारखंड आकर वे भी रांची के खास गुट से घिर गए हैं। रघुवर दास के भी प्रभाव में रहते हैं वे। वैसे झारखंड ऐसी जगह है कि यहाँ आकर अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, उनका मन मिजाज बदल जाता है। रंजन पटेल, हृदयनाथ सिंह, राजेंद्र सिंह और धर्मपाल जैसे संगठन महामंत्रियों के किस्से खूब सुने गए और सुनाए गए हैं। तो हृदयनाथ न होते तो मधु कोड़ा कभी भी निर्दलीय मुख्यमंत्री बनकर इतिहास नहीं रच पाते, और रघुवर दास संगठन पर हावी नहीं होते तो भाजपा के 12 सिटिंग विधायकों का टिकट नहीं कटता, और सरयू राय का टिकट काटकर रघुवर दास खुद भस्मासुर नहीं बने होते और चुनाव हारकर आज इनकी यह गति नहीं हुई होती। लेकिन भाजपाइयों का इतिहास जो है दोस्तों, वो गलतियों से सीखने का नहीं रहा है। बाबूलाल मरांडी को केंद्रीय नेतृत्व लेकर तो आ गया, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा। रघुवर दास उनको पसंद नहीं करते। वैसे तो रघुवर दास किसी भी उभरते या स्थापित नेता को पसंद नहीं करते, और अब झारखंड की राजनीति में जिस तरह आदिवासी और मूलवासी पिछड़ी जातियों के बीच अपनी नुमाइंदगी की मांग जोर पकड़ चुकी है, वैसे में रघुवर दास को भी आने वाले समय में राज्य की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका शायद ही मिल पाए, क्योंकि वे ओबीसी तो हैं लेकिन वे बाहरी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं। तो रघुवर दास की राह भी आने वाले समय में थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। अब आते हैं अर्जुन मुंडा पर। झारखंड में कभी भाजपा के सबसे बड़े नेता और संकट मोचक माने जाने वाले अर्जुन मुंडा भी झारखंड की राजनीति के लिहाज से फिलहाल हाशिए पर ही हैं। 2010 में लोकसभा सदस्य रहने के बावजूद शिबू सोरेन की सरकार जब भाजपा ने गिरा दी थी न्यूक्लियर डील के मसले पर, और फिर जेएमएम के समर्थन से दोबारा सरकार बनाई गई, तो भाजपा ने मुंडा को तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर बिठाया। तब रघुवर दास इस पद के स्वाभाविक दावेदार थे, क्योंकि वे शिबू सोरेन की सरकार में डिप्टी सीएम थे और साथ ही झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी थे। लेकिन तब रघुवर दास की अनदेखी करके आदिवासी होने के कारण अर्जुन मुंडा को दिल्ली से भेजा गया, मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो वह अटल आडवाणी और राजनाथ सिंह का युग था। लेकिन 2014 में मुंडा विधानसभा का चुनाव हार गए और रघुवर दास की ताजपोशी हो गई। वह मोदी और अमित शाह का युग था। अगले 5 साल अर्जुन मुंडा को साइड लाइन करके रखा गया, किनारे करके रखा गया, लेकिन उनकी किस्मत पलटी 2019 के लोकसभा चुनाव से। खूंटी से उन्हें टिकट मिला, उन्हें हराने की पूरी कोशिश हुई, भाजपाइयों ने ही की, बहुत भीतरघात हुआ, लेकिन मुंडा किसी तरह जीते और केंद्र में मंत्री बन गए। यानी 2014 से मुंडा का झारखंड की राजनीति में कोई दखल नहीं है। अब लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा यह तय करेगा कि अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में लौटेंगे या नहीं। अगर वे लोकसभा का चुनाव जीते और केंद्र में भाजपा की सरकार भी तीसरी बार लगातार बनी, तो ज्यादा संभावना यही है कि अर्जुन मुंडा अभी दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन अगर वे लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते हैं या केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बन पाती है, तो 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का नेतृत्व अर्जुन मुंडा के लिए झारखंड में कोई भूमिका
तय कर सकता है। 56 साल के मुंडा के पास 63 साल के रघुवर दास की तुलना में राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार विधायक और दूसरी बार सांसद हैं। अभी भी राजनीति के लिहाज से युवा हैं और सबसे बड़ी बात कि आदिवासी हैं। तो दोस्तों 2004 में मुंडा मरांडी की भाजपा की जोड़ी टूट गई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले इस जोड़ी का भरत मिलाप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।